नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हिंद महासागर में ईरान के जहाजी बेड़े को अमेरिका की नौसेना ने डुबो दिया है। इस हमले को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय या भारत की नौसेना ने इस हमले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर बड़े सवाल किए जा रहे हैं, और ये सवाल इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि ईरानी नौसेना का ये जहाजी बेड़ा भारतीय नौसेना के बुलावे पर एक युद्धाभ्यास के लिए भारत आया हुआ था। लौटते समय अमेरिका की एक न्यूक्लियर पनडुब्बी ने इसे तारपीडो करके हिंद महासागर में डुबो दिया है। इस पूरे मामले को एक बार विस्तार से फिर समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल वचन सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सालों में भारतीय नौसेना की तारीफ करते हुए किस तरह उसे हिंद महासागर का निगहबान बताते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये दावा भी कर चुके हैं कि भारत की नौसेना ने, इंडियन नेवी ने 2000 किलोमीटर दूर जाकर भी आपदा में फंसे लोगों को बचाया है। यानी हिंद महासागर में मीलों दूर तक भारतीय नौसेना लोगों को बचाने का काम करती रही है। लेकिन उसी नौसेना के न्योते पर भारत आए हुए मित्र देश के जहाजी बेड़े को अमेरिका ने डुबो दिया है और नरेंद्र मोदी की जुबान पर ताला लटका हुआ है। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद आपको बताएंगे कि यह हमला भारत की संप्रभुता पर कितना बड़ा हमला है, कितनी बड़ी चुनौती है। भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। अब इस हमले के बारे में एक बार फिर जान लीजिए। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत की नौसेना ने 19 फरवरी से विशाखापट्टनम के पास एक अंतर्राष्ट्रीय नौसेना युद्धाभ्यास का आयोजन किया था। मिलन 2026 नाम से इस युद्धाभ्यास को पूरे समंदर में, दुनिया के सारे समुंदरों में भाईचारा और एकता बनाए रखने के लिए सभी नौसेनाओं के बीच आपसी साझेदारी बढ़ाने की नियत से आयोजित किया गया था। इस युद्धाभ्यास में दुनिया के तमाम देशों की नौसेना के बेड़े शामिल हुए थे। जब यह अभ्यास शुरू हुआ था, तब हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये दृश्य भी देख लीजिए। Indonesian Navy contingent led by Lieutenant Junior Grade Kemal Hamdani.
इस युद्धाभ्यास के समय जिस वक्त राष्ट्रपति के सामने से ईरान का ये जहाज गुजरा था, तो उस वक्त कमेंटेटर ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। The Islamic Republic of Iran ship Dana, commanded by Commander Abu Zar Zareh. She's a Moj-class frigate of the Islamic Republic of Iran Navy, commissioned in June 2021 and named after the iconic Mount Dana. इस जहाज के हथियार इसे हवाई हमले, सतह पर युद्ध और सीमित पनडुब्बी रोधी युद्ध में एक बहुआयामी क्षमता प्रदान करते हैं। यह जहाज दोनों देशों की नौसेनाओं का एक साझा उदाहरण है। इस आयोजन में भारतीय नौसेना के एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ईरान की नौसेना के एडमिरल शहरम ईरानी का स्वागत किया था। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये उसी मौके की है। युद्धाभ्यास से लौटते समय ईरान का ये जहाजी बेड़ा 4 मार्च को विशाखापट्टनम से ईरान के लिए रवाना हुआ था। ये जहाजी बेड़ा जिस वक्त भारतीय समुद्री सीमा से थोड़ा सा आगे श्रीलंका के पास था, उस वक्त अमेरिका की न्यूक्लियर पनडुब्बी ने इस पर तारपीड़ों से हमला कर दिया। इस हमले में जहाज पर मौजूद 180 नौसैनिकों में से बड़ी संख्या में नौसैनिक डूबकर अपनी जान खो बैठे थे। जैसे ही इस पर हमला हुआ तो जहाज ने एक डिस्ट्रेस कॉल दी थी, यानी आपदा में, संकट में फंसे होने का एक अलार्म दिया था। इस डिस्ट्रेस कॉल पर श्रीलंका की नौसेना का बेड़ा वहां पर पहुंचा और उसने 33 ईरानी नौसैनिकों को बचा लिया, जिनका इलाज इस वक्त श्रीलंका के अस्पतालों में चल रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक अमेरिका के इस हमले में ईरानी जहाज पर मौजूद 80 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए हैं। कई नौसैनिक अब भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन चल रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, जब भी ऐसे किसी युद्धाभ्यास में कोई नौसैनिक बेड़ा शामिल होता है तो वो एक तरह से निहत्था होता है। ईरान के इस जहाज पर भी किसी भी तरह की ऑपरेशनल फैसिलिटीज नहीं थी, यानी इस जहाज पर से किसी दूसरे पर हमला नहीं किया जा सकता था। इसे पूरी तरह से डिसआर्म रखा गया था और ये जहाज फिलहाल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही लड़ाई में भी शामिल नहीं था। अब बात करते हैं कि भारत की नौसेना ने इस हमले के समय कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया। इसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन उसे कदम क्यों उठाना चाहिए था ये भी जान लीजिए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं के जो नियम है उसके मुताबिक हर देश की अपनी समुद्री सीमा शुरुआती 12 नॉटिकल मील तक सर्वोच्च अधिकार की पूरी संप्रभुता की होती है। इस 12 समुद्री मील के बाद के 200 समुद्री मील तक उस देश का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी उस अगले 200 मील तक उस देश की वैसी संपूर्ण संप्रभुता नहीं होती, लेकिन वहां आर्थिक गतिविधियां चलाने जैसे मछलियां पकड़ना या अन्य समुद्री खनिज पदार्थ को हासिल करना, वो सब इस EEZ के अंतर्गत उस देश के अधिकार में होता है। इसके बाद की जो समुद्री सीमा होती है वो अंतरराष्ट्रीय जल, अंतरराष्ट्रीय समुद्र कहलाता है। लेकिन इसके बावजूद हिंद महासागर में बहुत दूर तक भारत का एकाधिकार माना जाता है। भारत की नौसेना को फर्स्ट रिस्पॉन्डर माना जाता है कि अगर उसकी समुद्री सीमा से बहुत आगे तक भी अगर कोई घटना होती है, कोई हादसा होता है, कोई हमला होता है, तो पहली बार रिस्पॉन्ड करने, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना की होती है। इसका दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में दोहरा रहे थे। वे कह रहे थे कि हमारी नौसेना ने 2000 किलोमीटर दूर जाकर 21 लोगों को समुद्र में बचाया था। इस दावे को एक बार फिर सुन लीजिए।
भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। इसीलिए भारत की नौसेना को हिंद महासागर का निगहबान कहा जाता है। खुद प्रधानमंत्री ने भी भारतीय नौसेना को, इंडियन नेवी को हिंद महासागर का गार्डियन कहा था। इसके अलावा भारत की नौसेना हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, यानी उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस इलाके में, जो कि हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, उस हिंद महासागर में संपूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदार है। इसके बावजूद जिस वक्त ईरान के जहाज ने डिस्ट्रेस कॉल दिया, तब भारत की नौसेना ने किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। नौसैनिकों को बचाने के लिए भी श्रीलंका की नौसेना पहुंची, भारत की नौसेना ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। यहां तक कि जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि ऐसे हमले में भी अगर दुश्मन देश के उसके नौसैनिक डूब रहे हों तो उन्हें बचाने की जिम्मेदारी हमलावर की ही है। यहां तो भारत ने अपनी समुद्री सीमा के पास तीसरे देश के हमले में हमारे ही मेहमान के एक जहाज को गिराने के बावजूद किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की चुप्पी पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा था कि क्या अब हमारा असर अपने आस पड़ोस में भी नहीं बचा है, और क्या ये जगह चुपचाप भारत ने वॉशिंगटन या तेल अवीव को दे दी है। निश्चित तौर पर 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी हमारी समुद्री सीमा के ऐन पड़ोस में हमारे दरवाजे पर हमारे ही मेहमान को, उसके जहाज को अमेरिका द्वारा डुबो दिया जाना बेहद चिंताजनक घटना है। भारत सरकार की चुप्पी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच भारत के लिए एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज जल संधि को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान ने उस रास्ते से सिर्फ चीन के तेल टैंकर्स को रवाना होने की इजाजत दी है। थोड़े से जहाज, थोड़े से टैंकर रूस के भी वहां से गुजर सकते हैं, ऐसा ईरान ने संकेत दिया है। लेकिन हॉर्मुज जल डमरू मध्य हॉर्मुज जल संधि के बंद होने से भारत पर बड़ा संकट पैदा हो गया है। इस वक्त हमारे 38 टैंकर हॉर्मुज में ठहरे हुए हैं। उनका परिवहन इस वक्त थमा हुआ है। इन टैंकर्स में करीब करीब 1100 से ज्यादा भारतीय कर्मचारी भी वहां फंसे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार ने अब तक भारतीय तेल टैंकरों और भारतीय कर्मचारियों को हॉर्मुज से बाहर निकालने के लिए किसी तरह की कोई पहल की हो, ऐसा सामने नहीं आया है। इसके अलावा हॉर्मुज के बंद होने से तेल और गैस की आपूर्ति इस तरह प्रभावित होगी कि तेल और गैस की कीमतें आसमान को छूने लगे। इनका असर बहुत जल्द भारत में भी दिखाई दे सकता है। जैसे ही भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ी, वैसे ही महंगाई भी मुंह फाड़कर सामने आ जाएगी। लेकिन भारत सरकार अब तक न तो ईरान के जंगी जहाज को हिंद महासागर में अमेरिका के द्वारा डुबो देने पर जुबान खोल रही है, और न ही हॉर्मुज में फंसे हुए हमारे तेल टैंकर्स को वहां से निकालने के लिए कोई पहल की गई है। फिलहाल देखना होगा कि इस घटना के बाद
ईरान के तेवर भारत के प्रति किस तरह रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल भी कर रहा है, और अगर ये खबरें सही हुई तो भारत को ईरान के साथ एक तरह से दुश्मनी मोल लेना पड़ेगी। उसी ईरान के साथ जिसके साथ नरेंद्र मोदी अपने और भारत के रिश्ते इतिहास से भी ज्यादा पुराने बता चुके हैं। लेकिन आज की तारीख में भारत पूरी तरह अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। यही वजह है कि ईरान के जहाजी बेड़े को गिराए जाने पर एक शब्द भी अब तक न तो मोदी ने बोला है और न सरकार ने कुछ कहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।